हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10 आकाश। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली जो वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ वो व्रत चैप्टर से आएगी। इसमें एक ही वीडियो में आपको पूरा व्रत का चैप्टर ख़त्म करा दिया जाएगा। इसमें 14-15 प्रमेय हैं, वे सभी बताई जाएंगी। तो आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और वीडियो को और भी स्टूडेंटों के पास शेयर करें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कोई व्रत है, ठीक है, यानी कि सर्कल जो सर्कुलर मतलब आकृति हो उसकी उसको सर्कल बोलते हैं। उसका एक सेंटर होता है, उसकी रेडियस होती है, यानी कि रेडियस जो होती है किसी आर रेडियस के परतक कोई एक आकृति बनाई जाए तो उसी को हम सर्कल कहते हैं या व्रत कहते हैं। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, उसको हम कहते हैं आपका क्या, केंद्र कहते हैं सर्कल का। और वृत्त की जो परिधि या पैरामीटर होती है वो कितनी होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है, यानी कि पूरा जो एंगल ये घूम रहा है वो 360 डिग्री होता है या 2π होता है। पाई की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होती है। इस प्रकार से पूरा एंगल घूमने में जो इसकी लंबाई होगी वो 360 डिग्री होगी। तो इस तरीके से 360 इंटू आर यानी कि 2πr, आर इसकी रेडियस है। ठीक है, सर्कल का जो मेन महत्व होता है वो ये होता है कि उसकी चारों तरफ जो लंबाई होगी आर की वो बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद सर्कल के थोड़े और बातों पे ध्यान कर लें तो दूसरा पॉइंट ये है कि अंदर का जो एरिया होता है यानी अंदर का जो मैटर होता है उसको हम अभ्यंतर बोलते हैं, इंटीरियर। ठीक है, अंदर के एरिया को यानी कि उसके अंदर के भाग को हम कहते हैं अभ्यंतर, और जो बहिर्भाग होता है उसको बोलते हैं बहिर्भाग या एक्सटीरियर। ठीक है, आगे चलते हैं हम व्रत की जीवा। आगे ये देखिए, अगर कोई भी व्रत है आपका, कोई भी सर्कल है, तो उसमें क्या होगा, जो सेक्टर बोलते हैं या फिर या मतलब जीवा बोलते हैं इसको, जीवा हिंदी में। ठीक है, तो कोई भी बिंदु में हमने यहाँ पे पी मान लिया है, यहाँ से देखिए पी क्यू, पी आर, पी एस, पी टी, पी यू, पी वी, ये सभी क्या है, इसकी व्रत की जीवा है। यानी कि जीवा वो भाग होता है जो व्रत को मतलब दो भागों में विभाजित कर दे एक तरीके से। जैसे ये जीवा है, इसकी जीवा मतलब उसको कट कर दे, एक कट न करे, वहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, उसी को हम उसकी सेक्टर या जीवा बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं व्रत का चाप। चाप क्या होता है, चाप देखिए इंग्लिश में इससे की स्पेलिंग जो होती है CHOARD, कोड इस तरीके से होती है। ठीक है, देखो चाप वो चीज़ होती है जो कि उसकी परिधि का कोई एक हिस्सा होता है, यानी कि जो भी आपका सर्कल है उसका सर्कल का एक हिस्सा होता है चाप। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डेल एस जो है इसका चाप है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए व्रतखंड क्या होता है। व्रतखंड यानी कि कोई भी जीवा उसे दो भागों में विभाजित कर दे व्रत को, तो उसी का जो खंड होते हैं उन्हीं को हम व्रतखंड कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने ये देखी, पी क्यू कोई जीवा है जो काट यहाँ से काट दिया गया है, व्रत एक तरीके से कट कर दिया गया है, तो ऊपर वाले खंड को हम बोल देंगे दीर्घ खंड, नीचे वाले को लघु खंड, यानी कि दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये बड़ा वाला पार्ट है, इसको दीर्घ व्रत कह दिया, दीर्घ व्रत खंड, इसे लघु व्रत खंड बोल दिया क्योंकि ये छोटा वाला पार्ट है। जैसे कांच के गोले होते हैं, वो तो गोले होते हैं, ठीक है, उनको काट के बना देते हैं ना तो लेंस बना देते हैं, उसी प्रकार से गोले में और व्रत में अंतर होता है। व्रत जो होता है वो 2D, टू डायमेंशनल चीज़ होती है, और जो गोला होता है वो 3 डायमेंशनल यानी 3D होता है, ये आकृति होती है। ठीक है, गोले गोले को हम बोल सकते हैं, कोई भी बॉल होती है। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं जैसे कि चूड़ी वगैरह होती हैं, इस प्रकार से व्रत को। ठीक है, व्रत में और गोले में यही अंतर होता है। त्रिज्य खंड देखिए, त्रिज्य खंड क्या होता है, जब त्रिज्याओं द्वारा कोई व्रत का भाग काटा जाए तो इस प्रकार से कटे हुए भाग को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप आकृति देख पा रहे हैं, ये वाला भाग है लघु त्रिज्य खंड, ये दीर्घ त्रिज्य खंड है। जैसे कि कोई तरबूज वो है, खरबूज, खरबूज की एक पिच निकाल ली, वो रेडियस के परतर निकाली है, तो उसको जो एक निकल के आई, एक मतलब एक वो निकल के आया टुकड़ा, तो उसको हम बोलेंगे तो त्रिज्य खंड बोलेंगे। ठीक है, बाकी को जो बाकी बचा, जैसे ये पूरा बाकी बचा, तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, जो छोटा वाला जो है उसको बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, त्रिज्या के परतर, रेडियस के परतर अगर उसको निकालते हैं तो बीच से काट देंगे तो वो त्रिज्य खंड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा फिर आपका व्रत खंड हो जाएगा, यानी दीर्घ व्रत खंड, लघु व्रत खंड, ऐसे कट जाएगा वो। ठीक है, जीवा द्वारा अंतरित कोण जीवा द्वारा अंतरित कोण क्या होता है, देखिए इसमें देखिए इसकी एक थ्योरम है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। देखिए पहले तो ये कोई
सर्कल है, इसमें एक ये जीवा है, एक ये जीवा है, ठीक है, दो जीवा हैं, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है। तो इस प्रकार जब जीवा हों तब इनके द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है, इसी को हम बोलते हैं जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो देखिए यहाँ से वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। जो ये जो प्रमेय बोल रही है कि ये कोई जीवा है ए बी, ये कोई जीवा है सी डी, ये दोनों बराबर हैं। जब ये बराबर होंगी तो केंद्र पर भी ये बराबर कोण अंतरित करेंगी, यही बताया गया है इस प्रमेय में। तो आगे चलते हैं अब। आगे जो है प्रमेय टू उसकी उल्टी है। इसका कहना है यदि किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो वे आपस में बराबर होंगी। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि पहले था कि कोई बराबर दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब ये बोल रहा है कि कोई जीवाएं हैं जो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो वे आपस में बराबर होंगे। बस वही बात है, बस उल्टी करके बोल दी है, ठीक है, बात एक ही। अब देखिए केंद्र से जीवा पर लंब, अगला जो टॉपिक है केंद्र से जीवा पर लंब, यानी कि जो कोई सेंटर है, सेंटर से जीवा पर लंब डालें तो उसकी एक प्रमेय है। इस प्रमेय को, दो प्रमेय है, इनको देख लो, प्रमेय 3 और प्रमेय 4। प्रमेय 3, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये प्रमेय यानी कि केंद्र से अगर किसी भी जीवा पे आप लंब डालोगे तो वो दो बराबर भागों में विभाजित करेगा आपकी जीवा को, जैसे कि यहाँ पे ये, ठीक है, दो बराबर भागों में। आप नीचे देख पा रहे होंगे लंब का मतलब 90 डिग्री दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को कृपया लाइक और शेयर भी कर दें आप। तो देखिए अगला जो है प्रमेय 4, ये इसकी उल्टी है। एक वृत्त के केंद्र से, यानी कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। फिरा के बात बोल दी है, यानी कि घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है तो वो उस जीवा पर लंब होगी, ये बात कहना चाह रहे हैं ये। तो आप समझ पा रहे होंगे इसको। देखिए एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, आगे जो है मध्य, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको देख लीजिए। इनका कहना है कि अगर कोई भी जो सर्कल होता है, यानी कि जो कोई भी आपका होता है सर्कल या फिर आपका वृत्त, वो किन्हीं तीन संरेखीय बिंदुओं से पास नहीं हो सकता। ये है इनका मुद्दा, यानी कोई भी सर्कल किन्हीं तीन संरेखीय बिंदुओं से पास नहीं हो सकता। इनका कहना है कि कोई भी एक सर्कल किसी एक बिंदु से पास हो सकते हैं, यानी कि एक बिंदु से काफ़ी सारे सर्कल पास हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे, ये पहला, दूसरा, तीसरा वाला, चौथा वाला, ठीक है। किन्हीं दो बिंदुओं से भी पास हो सकते हैं, जैसे कि ये दो बिंदु हैं, यहाँ पे ये चला गया इनसे, ये वाला चला गया दोनों से, आप भी देख पा रहे हैं ये वाला भी इन दोनों से चला गया। इस तरीके से जा सकते हैं दो दो सर्कल कोई, ठीक है। लेकिन तीन बिंदुओं से ट्राई करें तो तीन बिंदुओं से कोई भी सर्कल आपका पास नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला सर्कल इन दो से जा रहा है, ये इन दोनों से जा रहा है। और बड़े वाले की बात करें तो ये भी जो बाहर वाले हैं उन दोनों बिंदुओं से जा रहा है, लेकिन तीनों बिंदुओं से कोई भी सर्कल पास नहीं हो सकता है। तो यही यहाँ बताया गया है, यदि कोई तीन बिंदु संरेखीय हों तो उनसे अर्थात जो तीनों बिंदुओं से जाए ऐसा कोई वृत्त संभव नहीं है, ठीक है, यही बताया गया है। तो देखिए अगले उसमें देखिए आप, अगला जो थ्योरम 5 है उसको समझ लीजिए। तीन असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त जा सकता है। अगली जो थ्योरम है वो इस पर है कि कोई तीन असंरेखीय बिंदु हैं, यानी कि ये और ये असंरेखीय मतलब जो एक सीधी लाइन में न हो, ऐसे कोई सीधी लाइन में न हो, उनको हम क्या बोलते हैं, असंरेखीय बिंदु। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि ये बिंदु, ये एक बिंदु है, दूसरा ये, तीसरा ये, इनसे जो जाने वाला वृत्त है वो एक ही व्रत हो सकता है। इसके प्रति आप दूसरा कोई खींचेंगे तो दो से चला जाएगा, तीसरे से नहीं जाएगा, ठीक है। इन दो से चला जाएगा तो तीसरे से नहीं जाएगा, ऐसा जो व्रत होगा ओनली एक व्रत होगा, ठीक है। ये आपकी थ्योरम है। तो आगे चलते हैं अब हम इससे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगला जो है आपका समान जीवाएं और उनके केंद्र से दूरियां, यानी कि जो कोई दो जीवाएं हैं वो समान हैं, जैसे ये और ये दो जीवा हैं वो क्या है, समान है, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, यानी कि जो दो समान जीवा हैं ए और बी मान लो, इनको यहाँ मैं लिख देता हूँ, जीवा ए
और जीवा बी। इसकी जो केंद्र से दूरी होगी ये भी क्या होगी, बराबर। जब जीवाएं समान है तो केंद्र से दूरी भी ये बराबर बनाएंगी, क्योंकि यहाँ से देखिए आप, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, यानी कि बराबर दूरी जीवाएं जब बराबर हैं तो वो केंद्र से बराबर दूरी पर ही स्थित होंगी, यही है। ठीक है, या तो एक त्रिभुज में देख लो, एक वृत्त में देख लो आप, या फिर दो सर्वांग समव्रतों में देख लो, यानी कि जो सेम टू सेम व्रत हों उनमें देख सकते हो कि दो जीवाएं हैं जिनकी लंबाई बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। यहाँ देख पा रहे हो, एक व्रत या सर्वांग समव्रत की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। अगली जो थ्योरम है उस पर आप ध्यान दें हम तो उसके बारे में, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, यानी कि कोई भी सर्कल है उसके द्वारा जो अंतरित कोण होगा वो कितना कोण होगा। देख लीजिए, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, देखिए यहाँ पे कोई ये जीवाएं हैं आर एस और पी क्यू, ये यहाँ पे इसके बाद इसको बताते हैं हम, ये कोई चाप है पी क्यू कोई चाप है, इसके द्वारा कोण अंतरित है ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे लघु चाप द्वारा अंतरित कोण, और इसे बोलेंगे दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण। तो देखिए यानी कि ये जो चाप है इसके द्वारा चाप पी क्यू का कोणीय माप बराबर होगा एंगल पी ओ क्यू के बराबर, पी ओ क्यू के बराबर होगा चाप पी क्यू का कोणीय माप, या फिर ऐसे ले सकते हो आप। ठीक है, चाप पी क्यू बराबर आर एस, यहाँ पे देखिए, यानी कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, चाप ये मान लिया एक पी क्यू और एक मान लिया ये वाला आर एस, इन दोनों के द्वारा जो अंतरित कोण होगा केंद्र पर, ये जैसे कि दोनों चाप क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, ये और ये दोनों चाप क्या हों, बराबर हों इस तरीके से, तो ये थीटा और ये भी क्या होगा, थीटा। यानी कि जब चाप दोनों बराबर होंगे तो दोनों चापों द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ये थ्योरम ये है। इससे आगे चलते हैं, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी भाग पर अंतरित कोण के बराबर होता है। देखिए इसको देख लीजिए, ये थ्योरम क्या कह रही है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी भाग पर अंतरित कोण के बराबर होता है। जैसे कि देखिए, रुकिए एक मिनट, हाँ दोस्तों, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये बराबर नहीं होगा, ये दोगुना होगा। ठीक है, गलती हो गई थी, ये पकड़ में आ गई, तुरंत गलत टाइप कर दिया था, लेकिन जो चित्र बनाए मैंने वो सही बनाए थे। तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कि जो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कोई ये चाप है पी क्यू, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्यू है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्यू, यानी कि क्यू जो कोण है वो मतलब पी क्यू द्वारा, क्यू नहीं है, थीटा है, ये गलत कर दिया है थोड़ा, थीटा है ये। ठीक है, ज़्यादा निकाल दिया है ये थीटा है, यानी कि पी क्यू द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है। तब इसके केंद्र के अलावा किसी भी बिंदु पर हमें एंगल बनाएं, जैसे कि यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब एंगल बनाएंगे तो वो जो होगा एंगल, वो इससे क्या होगा, आधा होगा, यानी कि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी भाग पर अंतरित कोण के 2 गुना होता है, यानी केंद्र पर अंतरित कोण किसी भी वृत्त के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ये थीटा बाई 2 है तो ये कितना होगा, थीटा। ये थीटा बाई 2 है तो ये कितना होगा, थीटा। तो इस तरीके से ये प्रमेय है आपकी। तो आगे चलते हैं इसके हम, तो यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका 9वीं प्रमेय है। इसमें एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर बराबर होते हैं, यानी कि एक ही वृत्तखंड है, कोई भी वृत्तखंड ए और बी है ये। ठीक है, यानी कि ये खंड है इसका ए और बी, तो कोई किसी भी एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर बराबर होते हैं। इससे हमने एक ही वृत्तखंड के द्वारा ये बनाए आर, यहाँ देखिए पी क्यू और ये आर, तो यहाँ से इनके द्वारा जो बनाए गए एंगल हैं वो थीटा 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 है। लेकिन अगर इसी से केंद्र पर बनाए तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा, जो कि अभी बताया था प्रमेय में। तो आई होप यहाँ पे देखिए एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगले पे चलते हैं, तो अगली है प्रमेय 10। इसमें देखिए अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ये प्रमेय है आपकी कि अगर अर्धवृत्त में कोई भी एंगल बन रहा है तो वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा या समकोण होगा। जैसे ये है, इसके अलावा हम इसको ऐसे बना दें, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का, यानी कि अर्धवृत्त में होना चाहिए, यानी आधे वृत्त में बना हुआ कोण होना चाहिए।
जैसे यहाँ 90 डिग्री था, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, इधर भी बनाना तब भी 90 डिग्री होगा। उल्टा भी उल्टा है इसका, यदि किसी वृत्त का चाप अपने एकांतर खंड में किसी बिंदु पर, एकांतर मतलब अधखंड में किसी भी बिंदु पर समकोण अंतरित करता है तो वह चाप अथवा एकांतर खंड अर्धवृत्त होगा। यानी कि यहाँ से अगर 90 डिग्री बनाता है कहीं पे भी एकांतर खंड में, तो वो जो चाप होगा वो एक अर्धवृत्त खंड के बराबर होगा, यानी कि आधे के बराबर होगा, बिल्कुल जस्ट आधे के बराबर। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। अगली जो प्रमेय है आपकी वो है प्रमेय 11। इसमें क्या कहा गया है आपसे, देखिए कोई बिंदु ए और बी हैं, ठीक है, ये इधर जो एंगल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, बराबर। यहाँ देखिए यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करता है तो चारों बिंदु एक वृत्तीय होंगे, यानी एक वृत्त पर ही होंगे चारों कोण। ये कोई रेखाखंड है ए बी, ये अपने दूसरी तरफ यानी कि इधर की साइड कोई दो बिंदुओं पर समान एंगल शो करता है, यानी यहाँ भी थीटा बनना है, यहाँ भी थीटा बनना है। तो इस प्रकार से अगर एंगल थीटा थीटा बनता है, यानी बराबर एंगल बनता है, तो ये जो होंगे वो चारों बिंदु क्या होंगे, वृत्त की परिधि पर होंगे। यानी रेखाखंड अपने ही एक ओर स्थित दो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करता है तो चारों बिंदु एक वृत्तीय होंगे, यानी कि एक ही वृत्त पर होंगे। इससे आगे चलते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। लास्ट टॉपिक है ये हमारा। तो इसमें देखिए चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय है इसकी, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं या इनका योग 180 डिग्री होता है। अगर किसी भी वृत्त में अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज बनना है या वैसे भी कोई चक्रीय चतुर्भुज बनना है तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं, जैसे एंगल ए और एंगल सी, इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। इनको संपूरक कोण भी बोल सकते हैं। संपूरक में भी आमने सामने यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे एंगल ए और एंगल सी का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। एंगल बी और एंगल डी का जो योग होगा वो भी 180 डिग्री होगा। यही प्रमेय हमारी के चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं या इनका योग 180 डिग्री होता है। इसका उल्टा भी है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होंगे। तो आपको कैसी लगी वीडियो, इतना ही है आपके लिए वृत्त में। तो इससे आपके ऑल टाइप्स ऑफ सर्कल समाप्त हो चुके हैं। तो आपको वीडियो पता नहीं कैसी लगी है, लेकिन अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सेंड करें अपने दोस्तों को। ये जो वीडियो है वो एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के लिए और 9th 10th क्लास के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकता हूँ थोड़े से, तो वो स्क्रीनशॉट भी बंदा ले सकता है। यहाँ से देखिए ऐसे स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा आई होप। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट जो है उन्होंने ले लिया होगा, ठीक है। इसके बाद अगले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप नोट कर सकते हैं इनको, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहीं पर समाप्ति है, तो हम समाप्त करते हैं अपने वीडियो को यहीं पर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।